सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी और उसमें पहली बैठक थी वो 9 से 23 दिसंबर 1946 को। कब है? 9 से 23 दिसंबर 1946 को। वह 11वीं व अंतिम बैठक 14 से 26 नवंबर 1949 को हुई थी। इसके अलावा संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए भी 24 जनवरी 1950 को भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया और संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया और संविधान के लागू होते ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। तो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में संविधान सभा के निर्माण के समय जो समितियों का निर्माण किया गया था, उन समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी समितियां थी, कौन कौन उन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां थी, छोटी समितियां भी बहुत थी, लेकिन 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी समितियां थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम यदि हम जानना चाहें तो इनमें यदि हम एक सूत्र का सहयोग लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। तो सूत्र है संघ शक्ति, संघीय संविधान, राज्यों को नेहरू ने संभाला, प्रांतीय परामर्श पटेल को मिले, प्रारूप अंबेडकर ने डाला, प्रक्रिया नियम संचालन किया प्रसाद ने, झंडा कृपलानी ने संभाला। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो इनमें समितियां थी, तो एक थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति और दूसरी थी संघीय संविधान समिति, दूसरी थी संघीय संविधान समिति। तो कह रहा कि संघ शक्ति, संघीय संविधान और तीसरी थी राज्यों के लिए समिति। तो तीसरी समिति थी, उसका क्या नाम था? राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इनके तीनों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे। अब उसके बाद में कह रहा है कि प्रांतीय, चौथी थी प्रांतीय संविधान समिति, पांचवी थी परामर्श समिति, 6 थी
इन दोनों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। 7वीं समिति थी प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। और 8वीं थी संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से क्या कहा गया है कि जो प्रमुख तो 8 समितियां थी, बड़ी 8 समितियां थी। तो इसमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति और परामर्श समिति, इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। और प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। इसके अलावा भी एक संवैधानिक सलाहकार, क्या संवैधानिक सलाहकार का पद भी बनाया गया था। तो इनके अध्यक्ष थे बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया गया था? बी एन राव को बनाया गया था। इसके अलावा संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, वो थे एम एन वेंकटाचलैया। तो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम एन वेंकटाचलैया। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमुख बड़ी बड़ी समितियां थी। इसके अलावा एक झंडा समिति भी थी। कौन सी समिति? झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? कृपलानी जी को बनाया गया था। अब इन 8 समितियों में जो परमार्शदाता समिति थी, यानी जो मौलिक अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए तथा बहिष्कृत क्षेत्र थे, उनके लिए सलाहकार समिति बनाई गई थी, परमार्शदाता समिति। उनके अध्यक्ष जो सरदार पटेल थे। तो इस समिति के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो देखेंगे कि इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां भी बनाई गई थी। तो परामर्शदाता समिति थी, इसके अंतर्गत कितनी उप समितियां मतलब बनाई गई थी? 5 उप समितियां। 5 उप समितियां बनाई गई थी। तो इन 5 उप समितियों में एक थी मौलिक अधिकार उप समिति। कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। और तीसरी थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से जो छोड़े गए क्षेत्र थे उनके लिए, उनके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। और चौथी थी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए असम क्षेत्र से में सिंथित क्षेत्रों के अलावा, तो उनके अध्यक्ष थे ए वी ठक्कर। और पांचवी थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। इसके अध्यक्ष थे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से ये 5 उप समितियां भी बनाई गई थी। इन सब में से यदि 8 जो हमने ऊपर समितियां पढ़ी थी, उनमें से यदि हम अवलोकन करना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति।
तो देखिए, संविधान सभा की समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त कब 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संविधान का प्रारूप क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी प्रारूप समिति को सौंपी गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। इसमें 7 सदस्य थे। तो इस समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य समिति थी यह। तो 7 सदस्यीय समिति थी। अब देखेंगे कि वो 7 सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा नाम क्या था? एन गोपाल स्वामी अयंगर। और तीसरा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे एन माधव राव। तो इन्होंने जो बीएल मित्र था उनकी जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। और सातवें थे टी टी कृष्णामाचारी, जिन्होंने 1948 में डीपी खेतान साहब की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो इस प्रकार से विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। तो पहला जो प्रारूप था वो तैयार करने के बाद कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। तो भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। तो उसमें बताया गया था कि 8 माह का समय दिया जाता है। इस पर जो भारतीय लोग हैं वो चर्चा कर सकते हैं, इसमें संशोधन पर अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। इसके लिए कितना समय दिया गया था? 8 माह का समय दिया गया था। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। लोगों की जो सुझाव आए थे उनको ध्यान में रख करके, जो आलोचना हुई थी उनको ध्यान में रख करके दूसरा जो प्रारूप है वो तैयार किया गया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। कब है दूसरा जो प्रारूप था उनको कब प्रकाशित किया गया? अक्टूबर 1948 1948 को प्रकाशित किया गया था। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। देखिए, 6 माह से भी कम समय में समिति ने अपना प्रारूप तैयार कर दिया था। अपने अपना प्रारूप था वो तैयार कर दिया था। तो इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें भी हुई थी। तो इन 6 महीने में जो अपना प्रारूप तैयार किया गया था उनमें से कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठकों का आयोजन भी किया गया था। अब है संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना। किस प्रकार से संविधान वो बनकर तैयार हुआ और किस प्रकार से प्रभावित हुआ? तो देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तो अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? 4 नवंबर 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया। तो अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? 4 नवंबर 1948 को। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, यानी संविधान को पहली बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। सभा ने इस पर 5 दिन आम चर्चा भी की। तो सभा ने इस पर कितने दिन आम चर्चा की?
5 दिन आम चर्चा भी की सभा ने। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू किया। तो दूसरी बार विचार कब शुरू हुआ? 15 नवंबर 1948 से। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कब तक चला? 17 अक्टूबर 1949 तक। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। तो संशोधन प्रस्ताव कितने आए? 7,653 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर सभा में चर्चा हुई। तो इतने प्रस्ताव थे, उन पर सभा में चर्चा भी हुई थी। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। तो तीसरी बार कब विचार होना शुरू हुआ? 14 नवंबर 1949 से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास्ड प्रस्ताव पेश किया। तो प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास्ड प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर पारित घोषित कर दिया गया और इस दिन अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर भी लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। तो कुल सदस्य कितने थे? 299। और जब हस्ताक्षर लिए गए थे तब 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारतीय लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया। तो संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लोगों ने अपना लिया था। और लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ इसके जो अंश थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए। संविधान में प्रस्तावना, एक तो प्रस्तावना थी, इसके अलावा 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, यानी प्रस्तावना थी, उसको पूरा संविधान लागू हो गया, उसके बाद में उसको लागू किया गया था। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। तो विधि मंत्री कौन थे नए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान थे या अनुच्छेद थे, वो उस दिन स्वतः ही लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो इस दिन को गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान वो लागू हुआ था। इसी दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर स्वराज दिवस मनाया गया था। तो यानी 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुए एक संकल्प के आधार पर एक स्वराज दिवस मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। संविधान सभा की आलोचना, तो अब देखेंगे कि कुछ लोग इस जो संविधान सभा उसकी आलोचना भी करते हैं। तो आलोचनाकार क्या कहते हैं कि इसमें कुछ कमियां बताते हैं। पहली बात तो बताते हैं
कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इनके सदस्यों का चुनाव जनता के लोगों द्वारा वैसंग मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। तो यह कि प्रतिनिधि निकाय नहीं था। दूसरी बात है कि संप्रभुता का अभाव। दूसरी बात बताते हैं लोग कि इसमें संप्रभुता का यानी संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। यानी इनका ये जो प्रस्ताव था वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के ऊपर आधारित था तथा बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत भी लेनी पड़ती थी। तो इसके लिए लोग इसको ब्रिटिश सरकार से प्रभावित भी बताते हैं। तो ब्रिटिश सरकार से प्रभावित भी बताया जाता है। तीसरी बात है कि समय की बर्बादी बताते हैं कुछ लोग कहते हैं, जिस प्रकार से निराजुद्दीन अहमद ने इसे एक अपवहन समिति भी कहा है। अ, अपवहन अपवहन समिति भी कहा है। इसलिए कुछ इसको समय की बर्बादी भी बताते हैं। चौथी बात कि कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी लोग कहते हैं कि इसमें जो संविधान है इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, अन्य दलों को महत्व नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। तो इस प्रकार से इसको एक दलीय भी और एक दलीय निकाय भी कहा जाता है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इस प्रकार से सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत, इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है। पांचवी बात कि वकीलों, किसके द्वारा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। तो कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सभा में ज्यादातर लोग थे वो या तो राजनीति के थे या वकील थे। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। छठी बात, कहा जाता है कि हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ लोग आलोचना करते हैं जिसमें से एक है लॉर्ड विस्काउंट। कौन है? लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय, संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार से ये आलोचना करते हैं, लेकिन इनकी आलोचनाओं में वास्तव में इतना दम नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान एक श्रेष्ठ, विस्तृत एवं सबसे अनोखा संविधान माना जाता है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के आवश्यक तथ्य। भारतीय संविधान के आवश्यक तथ्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आवश्यक तथ्यों की तरफ देखें तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, यानी मुहर के रूप में किसको अपनाया गया था? प्रतीक के रूप में, मुहर के रूप में हाथी को अपनाया गया था। तो हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। दूसरी बात है कि सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह तो हमने पहले भी पढ़ा था कि बी एन सर बी एन राव सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? सर बी एन राव को सलाहकार। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात कि एच वी आर अयंगर, एच वी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो अयंगर साहब संविधान सभा के सचिव बनाए गए थे। चौथी बात कि एल एन मुखर्जी, एल एन मुखर्जी, तो एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का
मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था। मुख्य प्रारूपकार किनको? एलन मुखर्जी को। पांचवी बात कि प्रेम बिहारी नारायण भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। छठी बात, हाँ सुलेखक थे और उन्होंने एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में इसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो प्रवाहमय इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया था। छठी बात कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। तो मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा किया गया, जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। सातवीं बात कि मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्योमितीय सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन, यानी मूल संविधान उसका हिंदी संस्करण उसका सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। जिससे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से, और इसको सुलेखन तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, और जिसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्योतिमय बनाया गया था। तो नंदलाल बोस के द्वारा इसको अलंकृत किया गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संविधान सभा की समितियों के बारे में अध्ययन किया। आगे भी हम राजनीति विज्ञान की विषय सामग्री के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।